मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम राज्य बीमा योजना अर्थात राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए स्टेट इंश्योरेंस एसआई जो है योजना संचालित की जा रही है, किस प्रकार से उसका मैक्सिमम अपन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे जो क्यूरीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। बहुत सारे जो डाउट है वो सब आपको इस वीडियो के देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सारे डाउट जो हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राज्य बीमा योजना जो है वो किन के लिए लागू की गई है। तो ये राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए लागू की गई है। तो राज्य बीमा योजना राजस्थान सरकार के कार्मिकों को जीवन पर जोखिम वहन करने वाली एक कल्याणकारी योजना है, जिसके अंदर जो है निश्चित प्रीमियम जमा करके बीमा कवर किया जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया योजना है राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए। इस योजना की जो पॉलिसी है, जैसे इस साल की अपन बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से जो है इसका जोखिम जो वहन किया जाएगा तो 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा। मतलब इसके अंदर जो है जैसे ही फिक्सेशन होता है तो उसके बाद आने वाली जो मार्च होती है, मार्च माह होता है, उसके बिल से जो है इसका प्रीमियम का कटौती की जाती है। तो इस प्रकार से जैसे मान लो कोई कर्मचारी है और उसका फिक्सेशन हो गया है, फिक्सेशन होने के बाद यदि उसका फिक्सेशन जुलाई में हुआ है तो आगे आने वाला जो मार्च है उसके बिल से जो है इसके प्रीमियम की कटौती होगी। तो मार्च दे अप्रैल वाले बिल से कटौती होगी, या यदि वो बिल उठ गया है तो उस केस के अंदर जो है यदि फिक्सेशन एरियर अभी बकाया है तो फिक्सेशन एरियर जब बनाया जाएगा तो उस केस में प्रीमियम की जो राशि है वो उसमें काट कर पॉलिसी जारी कर दी जाती है। तो इस प्रकार से दो चीज़ें हैं, केवल और दो चीज़ों से ही इसमें पॉलिसी जारी की जा सकती है। पहली, मार्च की जो बिल वेतन बिल है उससे कटौती की जाए, या फिर फिक्सेशन एरियर से किया जाए। तो इस प्रकार से दो चीज़ें हैं। साथ ही प्रथम घोषणा पत्र, तो कटौती होने के पश्चात प्रथम घोषणा पत्र जो है ऑनलाइन सबमिट किया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो आपकी पॉलिसी जो है इसमें जारी कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये पॉलिसी यहाँ पर जारी हो जाती है। इसके अंदर बात करते हैं कि कर्मचारी का जो बीमा है वो कितने रुपए तक का जो है उसमें बीमा कवर रहता है। तो ये प्रीमियम और आयु के आधार पर रहता है। तो इस प्रकार से जितनी कम आयु के अंदर अधिकतम अपन प्रीमियम कटवाएंगे तो मैक्सिमम इस बीमा का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से बीमा कवर भी है, और ये एक अपन जैसे किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं या सेविंग करते हैं तो इस प्रकार से एक सेविंग योजना भी आप इसमें मान सकते हैं। बीमा का प्रीमियम की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित स्लैब अनुसार जो है कटौती की जाती है। कटौती किस प्रकार से की जाएगी तो बात करते हैं राज्य बीमा के प्रीमियम। तो प्रीमियम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रथम बीमा प्रीमियम राशि का जो है मूल वेतन के आधार पर जो है निश्चित खंड दर पर अपन कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी की बेसिक जो है 22,000 रुपये है तो वो 22,000 रुपये के हिसाब से उसको 800 रुपये मिनिमम कटवाना है, मतलब 800 रुपये अनिवार्य रूप से कटवाना होगा। ये अनिवार्य रूप से बीमा योजना लागू है। तो 800 रुपये उसको प्रति माह जो प्रीमियम के स्टेट इंश्योरेंस में कटवाने हैं। तो इस प्रकार से ये 800 रुपये हो गए। यदि कोई कर्मचारी 2 स्लैब बढ़वा कर, मतलब 800 रुपये कट रहे हैं उसके और वो 2 स्लैब बढ़ाना चाहता है, मतलब 1200 और 2200, तो इस प्रकार से वो 2200 रुपये की कटौती जो है करवा सकता है। तो इस प्रकार से वो कर्मचारी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या पहली बार में ही तृतीय स्लैब को लेकर अपन कटौती करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप थर्ड कटौती जो है आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी की बेसिक 22,000 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 22,000 है, तो उस केस में वो 2200 रुपये कटवा सकता है। जैसे उसकी पहली स्लैब आ गई 800 और दूसरी स्लैब आ गई 1200 और तीसरी स्लैब होगी 2200। तो इस प्रकार 2200 कटवा सकता है। जैसे अपन थर्ड ग्रेड टीचर की बात करते हैं तो उसकी 33,000 के आसपास उसकी बेसिक होती है। तो 33,000 के हिसाब से वो क्रम संख्या 3 में आएगा। तो उस केस में उसके 2200 रुपये जो है वो मिनिमम कटवा सकता है, उसको अनिवार्य रूप से कटवाने होंगे। और यदि 2 स्लैब बढ़ाकर वो कटवाता है तो ये 5,000 रुपये वो मैक्सिमम कटवा सकता है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम 5,000 कटवा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्लैब का चयन कर सकते हैं, प्रीमियम का चयन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात करते हैं प्रीमियम में बढ़ोतरी। यदि कोई कर्मचारी 800 रुपये, जैसे मान लो इस वित्तीय वर्ष में 800 रुपये कटवा दिया और बाद में वो यदि अगले साल कटवाना चाहता है तो वही जो उसका स्लैब है वो मार्च से ही स्टार्ट होगा। मार्च के बिल से, आगामी जो मार्च का बिल है, आगामी मार्च से प्रीमियम की राशि जो है बढ़ाकर अधिक घोषणा पत्र जो है उसको फिल करके बढ़वा सकता है। तो इस प्रकार से 800 से वो 2200 1200 जो भी करवाना चाहता है वो करवा सकता है। उसके बाद में प्रीमियम में जो है बढ़ोतरी यानी अधिक घोषणा पत्र कब तक फिल किया जा सकता है या अधिक जोखिम वहन कब तक किया जा सकता है, तो 55 वर्ष तक जो है आप इसके अंदर स्लैब बढ़वा सकते हैं। तो इस प्रकार से
ये है। उसके बाद बात करते हैं कि योजना के अंतर्गत किस प्रकार से कौन कौन से महत्वपूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना है, बहुत अच्छी योजना है कर्मचारियों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इनकम टैक्स में जो है एटीसी के तहत जो है इसमें लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है इनकम टैक्स के अंदर एटीसी और एटीबी के तहत आप छूट प्राप्त कर सकते हैं, इनकम टैक्स के अंदर भी। तो इस प्रकार से सेवानिवृत्त होने पर जो है अच्छा कॉर्पस इसमें मिल जाता है, और ये जो कॉर्पस मिलता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। मतलब यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको मिलेगा रिटायरमेंट के पश्चात या डेथ के पश्चात कर्मचारी को, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं मिलता। अदरवाइज़ आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से कोई भी कॉर्पस आता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल टैक्स फ्री है। पॉलिसी परिपक्व होने पर प्रीमियम के बदले, यदि आपकी पॉलिसी है वो प्रीमियम परिपक्व हो जाती है तो उस केस में प्रीमियम के बदले जो है बीमा धन मय बोनस मिलता है। यहाँ पर बीमा धन जो होता है आपका समय से जो पहले से डिसाइड हो जाता है प्रीमियम के और आयु के आधार पर, तो उस बीमा धन पे जो है बोनस जुड़ के जो है वो आपको मिल जाता है परिपक्वता की तिथि से। तो इस प्रकार से बीमादार की मृत्यु होने पर, यदि बीमादार की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बीमा धन का दुगना जो है आपको मिलता है। तो बीमा धन क्या होता है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस प्रकार से बीमा धन की गणना की जाती है। और आप यदि कर्मचारी तो आप अपना बीमा धन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका बीमा धन आप जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बीमा धन पर लाएंगे, तो बीमा धन पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है बोनस मिलते हैं। तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत बोनस मिलते हैं, आरबी, टीबी, एबी, बहुत सारे 4 प्रकार के बोनस है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। आपको जब भी परिपक्वता या डेथ की केस में पैसा मिलता है तो उसमें ये चारों बोनस जो है अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, परिपक्वता के अंदर खुद बीमेदार को ही मिलता है पैसा, और डेथ के केस में दुगनी राशि जो है बीमा धन की वो नॉमिनी को मिलती है। तो इस प्रकार से उसके बाद आता है ऋण या लोन की सुविधा। यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। लोन ऑनलाइन माध्यम से आप स्वीकार्य है, तो आप SIPF की पोर्टल पे जाकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और लोन कितना मिलेगा, तो लोन की बात करें तो यहाँ पर बीमा दान के आधार पर जो है सरेंडर वैल्यू की गणना की जाती है, और सरेंडर वैल्यू की गणना ऑटोमेटिक जो है SIPF पोर्टल में आप देख सकते हैं कि कितनी सरेंडर वैल्यू आपकी पॉलिसी की आ रही है। तो उस सरेंडर वैल्यू के आधार पर उस सरेंडर वैल्यू का 90% तक का आपको लोन मिल जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो आप वहाँ पर ऑनलाइन जाइए और सरेंडर वैल्यू देखिए, और कितना वो अपने आप कैलकुलेट होकर वहाँ पर आ जाता है। तो 90% तक जो है सरेंडर वैल्यू का यहाँ पर ऋण मिलता है। उसके बाद में जो लोन लिया आपने वो अस्थायी लोन होता है, मतलब इसको आप वापस जमा करवाना होता है। तो इसको 60 किस्तों के अंदर जो है आपको जमा करवाना होता है, मतलब 5 साल के अंदर आपको जमा करना होता है। तो इस प्रकार से आसान 60 माह के अंदर आप किस्तों के अंदर ही जमा कर सकते हैं आपके लोन को। उसके बाद में जो लोन है उस पर ब्याज भी लगता है। तो किस प्रकार से ब्याज की गणना की जाएगी, तो ब्याज की गणना कर आप जो है 10 माह के अंदर उसको जमा करा सकते हैं। तो ब्याज की गणना के लिए आपको जो है 7.5 वार्षिक ब्याज दर से जो है ब्याज लगेगा। उसके बाद में आप जैसे मान लो लोन ले लिया और उस लोन को आपने चुका दिया, तो उसके बाद में आप लोन ले सकते हैं, परंतु अगला लोन जो है 2 वर्ष के बाद ही मिलेगा। तो इस प्रकार से 2 साल के बाद ही जो है लोन स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत दिनांक, पहले आपने लोन लिया उसकी जो डेट है उसके अगला 2 साल जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये है। अब ये योजना किन किन के ऊपर लागू की गई है, तो ये योजना राजस्थान सरकार के, राज्य सरकार के जो कार्मिक हैं, साथ ही जिला परिषद व जिला पंचायत समिति के जो कार्मिक हैं उनके लिए अनिवार्य रूप से लागू, मतलब उनको कटवाना ही कटवाना होता है, इस योजना के अंदर सम्मिलित होना ही होता है। उसके बाद में राजस्थान राज्य के जो अखिल भारतीय सेवा के जो कैडर के अधिकारी हैं उनके लिए ऐच्छिक है, मतलब उनको ये योजना ऐच्छिक है तो वो इसको एडप्ट कर सकते हैं, साथ ही नहीं करें तो उनकी इच्छा है। तो इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया इसके अंदर आपको मिलेगा। जैसे कॉर्पस इसके अंदर अच्छा मिल जाता है, और अन्य जो पॉलिसीज़ जैसे लाइफ इंश्योरेंस है या PLI है उससे बेस्ट है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी है। इसके अंदर क्लेम सेटल रेशियो 100% है, मतलब जितने भी क्लेम आते हैं उनको ये जो है पैसा मिलता है। उसके बाद आता है योजना के अंतर्गत भुगतान। तो किस प्रकार से जो है पैसा इसके अंदर विड्रॉल होता है, किस प्रकार से मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिपक्वता व अध्यर्पण सेवा समाप्ति पर, मतलब सेवा समाप्त होने पर, परिपक्वता या अध्यर्पण होने पर जो है पैसा मिलता है तो बीमेदार को मिलेगा। उस केस में तो जैसे परिपक्वता हो जाती है या
जैसे सरेंडर, और जैसे मान लो किसी ने वीआरएस ले ली तो उस केस में जो है बीमेदार जिंदा है तो उसी को पैसा मिलेगा, तो बीमा धन में बोनस उसको भुगतान कर दिया जाता है। तो बीमा धन कैलकुलेट होके और फिर बाद में बोनस कैलकुलेट होके वहाँ पर उसमें भुगतान हो जाता है। उसके बाद में बीमेदार की मृत्यु होने पर क्या होता है, तो बीमेदार की यदि डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर बीमे धन का दोगुना जो है में बोनस जो है उसमें भुगतान कर दिया जाता है। और इसके अंदर जो है एक विशेष बात है कि जैसे दमा, कैंसर, टीबी, मधुमेह और एड्स आदि जो बीमारियां हैं यदि हो जाती है तो उस केस के अंदर बीमा धन मय बोनस ही मिलता है, दुगनी राशि नहीं मिलती है। तो ये एक विशेष बात है। उसके बाद में इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है, तो आवेदन के लिए आप SSO ID लॉगिन करेंगे और SIPF न्यू पोर्टल पर जाके जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिस प्रकार का आपका केस है, जैसे परिपक्वता है, अध्यार्पण, वीआरएस है, जो भी है वो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ ही सेवा समाप्ति आदेश, इसमें पॉलिसी बॉन्ड, पासबुक, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो अपलोड करके आप इसमें सबमिट कर सकते हैं और विदिन 1 मंथ शायद इसमें पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में मृत्यु के केस में क्या करना होगा, तो डेथ के केस में DDO की ID से आवेदन किया जाएगा, एम्प्लॉय की ID से जो है आवेदन नहीं किया जाएगा। इसके अंदर ये सारे जो ऊपर दिए गए उपरोक्त दस्तावेज हैं वो तो लगाने हैं, साथ ही इसके अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना होगा जिस प्रकार से। उसके बाद करते हैं कि इसके नॉमिनी अपन किस किस को कर सकते हैं, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत मनोनीत या नॉमिनी किसको कर सकते हैं, तो इसमें बीमेदार के जो कार्मिक के पत्नी, पति, संतान, भाई, बहन, पिता, माता, ये जो हैं इनमें से किसी को भी कर सकता है, उसकी इच्छा है वो उसको कर सकता है। और यदि इनमें से कोई भी जीवित नहीं है तो उस केस में अन्य किसी भी व्यक्ति को वो मनोनीत कर सकता है, नॉमिनी कर सकता है। उसके बाद में यदि अपन विवाह की बात करें, जैसे मान लो कोई कार्मिक है और वो अविवाहित है और उस केस के अंदर यदि अविवाहित है, उसने पॉलिसी ली या उसकी फिक्सेशन हो गया, उसने फॉर्म भर दिया, उसके अंदर जैसे माता या अपने पिता को जो है नॉमिनी कर दिया और उसकी 1 साल बाद में यदि मान लो मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, तो उस केस के अंदर विवाह होने के पश्चात जो है जो नाम निर्देशन किया हुआ था वो स्वतः ही रद्द हो जाएगा और वो स्वतः ही पति या पत्नी जो है उसको मनोनीत मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम इसके अंदर विशेष है कि विवाह होने पर स्वतः ही नाम निर्देशन रद्द हो जाएगा और स्वतः ही पति या पत्नी मनोनीत हो जाएंगे। इसके अंदर एक विशेष बात है कि जैसे मान लो कोई कर्मचारी है और वो विवाहित है और उस केस के अंदर भी वो अपने माता या पिता को यदि नॉमिनी कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पैसा पति या पत्नी को नहीं मिलता है, उसके जो भी नॉमिनी उसने विवाहित होने के पश्चात जो भी नॉमिनी को किया हुआ है उसी को पैसा मिलेगा। तो ये विशेष बात है यहाँ पर। उसके बाद में बात करते हैं परिपक्वता अवधि की। तो यहाँ पर परिपक्वता अवधि पॉलिसी के बाद, जैसे मान लो परिपक्वता अवधि कब होती है इसके अंदर, तो सबसे पहले बात करते हैं जब भी फिक्सेशन होता है तो उस केस में आगामी आने वाली जो 1 अप्रैल है वहाँ से इसका बीमा का स्टार्ट हो जाता है, वो जोखिम वहन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है सेवानिवृत्ति के पहले आने वाली सेवानिवृत्ति, जैसे मान लो दिसंबर में है तो उससे पहले आने वाली जो 1 अप्रैल है वहाँ पर परिपक्वता पॉलिसी हो जाती है, मतलब पॉलिसी की परिपक्वता हो जाती है। और यदि सेवानिवृत्ति के ठीक बाद आने वाली मार्च तक, और यदि वो चाहता है कि मान लो वो इस पॉलिसी को एक्सटेंड करना चाहता है, परिपक्वता अवधि के बाद भी यदि पॉलिसी जारी करवाना चाहता है, तो उस केस के अंदर जो है सेवानिवृत्ति होने के, जैसे मान लो दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहा है तो दिसंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद आने वाली आगामी 31 मार्च तक जो है वो जारी रहेगा। तो इस प्रकार से वो विकल्प पत्र भर सकता है और इसके अंदर यदि इस अवधि के दौरान यदि डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर 2 गुना पैसा इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से आप जिला कार्यालय SIPF में जाकर और अधिक जानकारी इसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार से मैंने स्टेट इंश्योरेंस से संबंधित आपको बहुत अच्छी जो जानकारी देने की कोशिश की है। यदि इसमें कोई कमी रह गई तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे मैं उसको सुधार सकूं, या आपके जो क्वेरीज़ हैं या आपके जो कमेंट हैं जो आप इसमें ज़रूर दीजिए जिससे कोई भी क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व कर सकें। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए जिससे अपन कुछ आपकी हेल्प कर सकें। तो इस प्रकार से ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो में, बहुत सारे डाटाज को जुटाना पड़ता है, साथ ही बहुत सारी मेहनत इसमें लगती है। तो इस प्रकार से आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। धन्यवाद।